स्टार्ट करते हैं। अब स्टारवेशन का प्रॉब्लम समझ में आया। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके पास लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, अगर आप उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करना शुरू कर दें विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो यकीनन एक वक्त आएगा कि उस प्रोसेस की बारी जरूर आएगी, फिर स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है, और स्टारवेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सोल्यूशन है वो एजिंग है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जाएं, और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि उस प्रोसेस की बारी जरूर आएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये एग्जांपल है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की, इसमें आपको प्रोसेसेस गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है, प्रायोरिटी गिवन है। अगेन यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन नहीं है। अभी पिछली क्लास को भी मैंने कल ए सेक्शन को भी ये कहा था और आपको भी कह रही हूँ। मतलब अब मैं चाहती थी कि आप लोग भी जरा उनके बराबर पहुंच जाएं, तो फिर आज इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर मतलब लेक्चर के बाद मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगी, एक एग्जांपल, क्योंकि इसमें क्या है कि डिफरेंट एग्जांपल्स है ना। ठीक है, तो कंपैरिजन करना थोड़ा शायद उस तरह से मुश्किल है, लेकिन ऑल्दो आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ में आ रही है बात, लेकिन फिर भी अगर मैं एक ही एग्जांपल पे आपको कहूँ कि आप तमाम एल्गोरिदम्स अप्लाई करें, इनका एवरेज वेटिंग टाइम, इनका हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आप निकाल लें, ठीक है, तो फिर आप कंपैरिजन जब करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अप्लाई करें या नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अप्लाई करें, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि मतलब आपको डिफरेंस नजर आएगा बिटवीन दी एल्गोरिदम। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद, क्लास के थोड़ी देर बाद आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड करूंगी। एक सिंपल सा टेबल होगा, उस पे आपने डिफरेंट एल्गोरिदम्स अप्लाई करके इसी तरह उनके गैंट चार्ट्स बनाने होंगे। ठीक है, उस आपको इन एल्गोरिदम्स का कंपैरिजन सही समझ में आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज लगाते हुए, एल्गोरिथम्स यूज करके सॉल्व करते हुए, ये माइंड में रखना जरूरी होता है कि हम लोग प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग यूज कर रहे हैं या नॉन प्रीएम्प्टिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्रीएम्प्टिव में आपका प्रोसेस चलते चलते रुक सकता है, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर आपका प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया है तो वो रुक नहीं सकता बीच में, वो खत्म होने के बाद आप बाकी चीजें चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खत्म नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। आसिम, आपका क्विज है और आज क्विज मैंने भी देना है। ठीक है, वो लेट होता ही जा रहा है, और 20 मार्क्स का क्विज होगा, एक सीपीयू शेड्यूलिंग से और एक थ्रेडिंग से। 10-10 क्या कहते हैं क्वेश्चंस होंगे दोनों से, और एमसीक्यूज टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह का क्विज होगा। मैं अपलोड करूंगी 5 बजे, मतलब 5 बजे तो खैर नहीं, 5 बजे प्रेजेंटेशन है। 6-7 बजे करूंगी, 1 घंटे का टाइम दूंगी, आपके सीआर को मैसेज कर दूंगी, जैसे आपने पेपर दिया था ना बिल्कुल उसी तरह क्विज दूंगी, और वो आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, हमने 4 क्विज फाइनल से पहले करने हैं, 2 क्विज आज हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक दिन और कोई ऐसा रख लेंगे। ठीक, और मतलब ये आसान आसान चीजें हैं, मेरा नहीं, मुझे लगता है कि मैम 7 बजे के बाद ही अपलोड करें प्लीज। हाँ 7 बजे के बाद ही करूंगी, क्योंकि 5 बजे ना मेरी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग है, तो 7 बजे तक ही करूंगी तो फिर मैं आपके सीआर को मैसेज कर दूंगी ताकि वो आपको ग्रुप में बता दे। मैम एक टाइम बता दीजिएगा, 8 बजे तक अपलोड कर दें मैम। टाइम बहुत कम दे रही है मैम सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहे हो? टाइम बहुत कम दे रही है मैम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लेक्चर्स प्रॉपरली सुने नहीं है अभी, तो फिर वो इसलिए काफी मुश्किल हो जाएगी। मतलब सॉल्व तो कर लेंगे हम लोग किसी भी तरह से, लेकिन फिर वो उस तरह से नहीं कि अब तक सही होगा नहीं होगा। कैसी बात करते हो? इतना आप मेरा लेक्चर सुन रहे होते हैं, मेरा ख्याल है कि आप बड़े आराम से मेरा क्विज कर लोगे। यस मैम, मैं कर लूंगा सॉल्व। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मजे की बात ये, मुझे कंप्यूटर साइंस में सबसे मजे की बात ये लगती है कि हर टर्म जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, अब जैसे मैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात की तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरा, लेक्चर स्लाइड्स आपके पास हैं, परेशान क्यों होते हो? हम क्विज कल ले लें मैम। क्विज कल ले लूं? यस मैम। कल कहोगे परसों ले लूं? नहीं मैम कल ले लें, कल पक्का सही नहीं। बोल रहे हैं मैम। चलो ठीक है, कल ले लें। थैंक यू मैम। चले, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं
अच्छा प्रायोरिटी, अब आप देखें कि आपके पास प्रोसेसेस गिवन है P1, P2, P3, P4 और P5, इनके बर्स्ट टाइम्स गिवन है, प्रायोरिटी गिवन है। ठीक है, अगेन यहाँ याद रखना है कि अराइवल टाइम गिवन नहीं है, लिहाजा हम ये सपोज कर रहे हैं कि तमाम प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव हुए। तो व्हाट डू यू थिंक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ना देखें और यहाँ पे देखें, तो कौन सा प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? P2 P2। P2 तो P2 एग्जीक्यूट हुआ। एक तो ये कि हम सपोज, प्रायोरिटी हाईएस्ट है। हाँ तमाम प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, और फिर अगर सेम टाइम पे अराइव हुए हैं तो P2 की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, लिहाजा P2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब P2 का बर्स्ट टाइम 1 ही था, लिहाजा P2 एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया। अब P2 खत्म हो गया तो उसके बाद आपके पास जो प्रोसेसेस रिमेनिंग है वो P1 है, यानी अगर मैं इसको P2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास है P1, P3, P4 और P5। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा? P5 P5। P5 P5 क्यों एग्जीक्यूट होगा? P5 प्रायोरिटी हाईएस्ट। क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, और वो चलेगा फुल 5 सेकेंड्स के लिए, दैट मीन्स 1 से 6 तक चलेगा। ठीक, जब P5 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके पास P1 चलेगा। ठीक, P1 P1 क्यों चलेगा? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 3 है। याद रखना है कि हम बर्स्ट टाइम चेक नहीं कर रहे, बल्कि हम प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 3 है, लिहाजा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पीछे आपके पास कितने रह जाएंगे? P3 और P4। तो P3 की प्रायोरिटी 4 है, लिहाजा P3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद फिर P4 एग्जीक्यूट होगा 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या है, तो आप बता सकते हैं? 7 7। क्यों? पहले P2 आया, उसने 1 सेकंड वो 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, फिर P5 आया, P1 तो थर्ड पर है ना, तो 1 सेकंड P2 एग्जीक्यूट हुआ, 5 सेकंड जो था वो P5 एग्जीक्यूट हुआ, टोटल 5 और 1 6 हो गया। मिक्स कर देते हो। P1 का सॉरी वेटिंग टाइम पूछ, मैंने कहा आप सारी चीजें मिक्स कर देते हो, भूल जाते हो, पहले वाला सही बताते हो फिर दूसरे भूल जाते हो। वेटिंग टाइम ऑफ P1 पूछ रही हूँ कि P1 ने कितना वेट किया बच्चे? इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है कि P1 ने कितना वेट किया है? 6 सेकंड। 6 सेकंड वेट किया है। ये आप 7 कैसे कह रहे हो? देखो ये हमने कहा कि अराइवल टाइम सबका सेम था। P1 स्टार्ट कब हुआ है? 6 पे स्टार्ट हुआ है ना, तो इसका वेटिंग टाइम 6 है। इससे पहले तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। जी मैम। अब बताओ वेटिंग टाइम ऑफ P2। 0 बिल्कुल, वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज 0। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P3 16 P4 13 अच्छा, वेटिंग टाइम ऑफ P5 1 बिल्कुल। अच्छा, अब इस क्लास में सिर्फ हुमायूं और फैसल हैं, बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं। पार्टिसिपेशन के भी नंबर दूंगी। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं समवन एल्स अदर देन हुमायूं और फैसल, मेरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक ये वाली जो शेड्यूलिंग जो इस वक्त आपने अभी देखी है, ये शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है? मैम ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव है, वेरी गुड।
ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसलिए कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है वो कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसी में हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग करें तो क्या होगा कि जब भी कोई प्रोसेस आएगा जिसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो जो पहला प्रोसेस है वो रुक जाएगा और ज़्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है कि जिसकी प्रायोरिटी, नहीं करो बेटा, जिसकी प्रायोरिटी सेम है, दैट मीन्स कि अगर दो प्रोसेसेस हों जिनकी प्रायोरिटी सेम हो, फॉर एग्जांपल P2 की भी प्रायोरिटी 1 है और P5 की प्रायोरिटी भी 1 हो, तो फिर क्या होगा? कौन सा फर्स्ट टाइम देखेंगे मैम, हाँ, फर्स्ट टाइम देखेंगे। बिल्कुल। अब ये अगेन प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं। आपके पास प्रायोरिटी के बाद अगली चीज़ जो है वो बर्स्ट टाइम है। आप ये देख सकते हैं कि अगर दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम है तो जिसका बर्स्ट टाइम कम हो उसे पहले एग्जीक्यूट करवा लिया जाए, ठीक है। और फिर उसके अलावा अगर आपको अराइवल टाइम भी गिवन है तो प्रायोरिटी के साथ आप ये भी देखेंगे कि जो दूसरा प्रोसेस है क्या वो अराइव हो चुका है। सेम प्रायोरिटी का प्रोसेस अगर वो अराइव हो चुका है तो फिर उसका बर्स्ट टाइम, और अगर वो अराइव ही नहीं हुआ तो फिर उसका बर्स्ट टाइम तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। या मैम जी मैम अगर दो प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी सेम है, उनका बर्स्ट टाइम भी सेम है, ठीक है, और अगर साथ उनका क्वांटम डिफरेंस आता है, अगर साथ क्वांटम भी गिवन है उनको, ठीक है, सपोज करें 6 मिली सेकेंड्स गिवन है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है उनके प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम सेम है और क्वांटम डिफरेंस है, तो फिर क्वांटम की बेस पर होगा ना। क्वांटम, सॉरी, हमने राउंड रॉबिन की बात की है ना, उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि टाइम क्वांटम सबको सेम देते हैं। मतलब समझ में आया कि हर प्रोसेस को सेम टाइम क्वांटम देंगे ताकि उस टाइम के अंदर वो प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। ठीक है। टाइम क्वांटम डिफरेंट होता है उस सिनेरियो में, यानी एक क्यू के अंदर जितने प्रोसेसेस होंगे उनका टाइम क्वांटम सेम होगा। अगर मल्टीपल क्यूज है ना तो फिर टाइम क्वांटम डिफरेंट दिया जा सकता है, एक क्यू में कुछ और दूसरे क्यू में कुछ और। विद इन द सेम क्यू आपके पास टाइम क्वांटम सेम होगा, ठीक है। और ये हम इसीलिए दे रहे हैं ना ताकि सारे प्रोसेसेस जो है वो प्रोग्रेस में हो। अगर अगर हम डिफरेंट टाइम क्वांटम्स देंगे तो फिर दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं दे सकते, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आप किसी प्रोसेस को ज़्यादा टाइम क्वांटम क्यों दे रहे हैं और किसी प्रोसेस को कम टाइम क्वांटम क्यों दे रहे हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड दैट। ऐसा हो सकता है, लॉजिकली सोचो तो जो सिस्टम प्रोग्राम है शायद उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा हो, और अगर दो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं और उनकी प्रायोरिटी सेम है लेकिन और उनका बर्स्ट टाइम भी सेम है जैसे आपने कहा, लेकिन आप चाहते हैं कि जी जो टास्क मैनेजर है उसको ज़्यादा टाइम क्वांटम दिया जाए, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। बट जो जो एक्चुअली अभी जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ भी रहे हैं और जो हम आगे भी देखेंगे उसमें एक क्यू के अंदर जितने प्रोसेसेस होते हैं उनको सेम टाइम क्वांटम दिया जाता है, टाइम क्वांटम डिफाइन कर दिया जाता है, वो टाइम क्वांटम तमाम प्रोसेसेस के लिए सेम होता है एक क्यू के अंदर। ठीक है मैम। अब हम आ जाते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। आगे इसके अंदर क्या है, अब अगर आप वही वाली बात जो आपने अभी कही कि जी आपके पास प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम है, प्रायोरिटी गिवन है, ठीक है, रन द प्रोसेस विद द हाईएस्ट। अब इसमें क्या है कि आपको प्रायोरिटी भी गिवन है, आपको बर्स्ट टाइम गिवन है, आपको प्रोसेसेस गिवन है, और आप इसमें राउंड रॉबिन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपने क्या किया कि आपने सब टाइम क्वांटम डिफाइन कर लिया 2 का, ठीक है। अब P1 अगर पहले आया, सॉरी, आपके पास P1, P2, P3, P4, P5 सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, क्योंकि अराइवल टाइम गिवन जब ना हो तो आप ये सपोज कर लेते हैं कि सबका अराइवल टाइम जो है वो सेम है, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में ये आए हैं। अब क्या होगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P4 की। P4 की, लिहाजा P4 एग्जीक्यूट होगा। अब
यहाँ पे आप ये देख लें कि P4 के बराबर की प्रायोरिटी किसी और प्रोसेस की नहीं थी। अगर 1 प्रायोरिटी किसी और प्रोसेस की होती तो उन दोनों के दरमियान स्विचिंग होती, लेकिन क्योंकि P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है लिहाजा P4 पूरा एग्जीक्यूट होगा। ऑल्दो टाइम क्वांटम 2 डिफाइन है, अगर कोई ऐसे प्रोसेसेस हों कि जिनके दरमियान जिनकी प्रायोरिटी सेम हो तो फिर उनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, उनको क्वांटम डिफाइन किया जाएगा। लेकिन अगर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी है ही ज्यादा, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब P4 के सेम प्रायोरिटी का कोई और प्रोसेस नहीं है बेटा, पहले आप चुप हो। सो P4 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। P4 एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखें कि सेकंड प्रायोरिटी P2 और P3 की है। अब P2 और P3 की अगर सेम प्रायोरिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका बर्स्ट टाइम क्या है, आपने क्या किया कि आपने टाइम क्वांटम 2 डिफाइन किया हुआ है कि जिनकी भी सेम प्रायोरिटी होगी वो टाइम क्वांटम 2 के हिसाब से, क्योंकि अगर सेम प्रायोरिटी है तो किसको पहले एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि आपने पहले P2 को टाइम क्वांटम 2 दे दिया, वो 2 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद P3 को टाइम क्वांटम 2 दे दिया, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ। अब P2 का सिर्फ यानी अगर आप ये देखें तो P2 जो है वो टोटल 5 सेकेंड्स है, तो पहले 2 सेकेंड्स चला, फिर 4 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड चला, 4 सेकेंड्स हो गए, अब उसका सिर्फ 1 सेकेंड रिमेनिंग था। लिहाजा टाइम क्वांटम अगर उसे 2 मिले भी तो वो 1 सेकेंड चलेगा, उसके बाद वो सीपीयू को छोड़ देगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद P3 रह गया सिर्फ, यानी P2 अगर कंप्लीट हो चुका है तो P3 के अगर 4 सेकेंड्स रहते हैं तो अब वो P3 पूरा चलेगा, क्योंकि उसकी सेम प्रायोरिटी का कोई और प्रोसेस नहीं है। फिर जब P3 कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास दो प्रोसेस हैं, P1 और P5, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो फिर अगेन टाइम क्वांटम डिवाइड होगा बिटवीन P1 एंड P5। पहले P1 2 सेकेंड चलेगा, फिर P5 2 सेकेंड चलेगा, फिर P1 2 सेकेंड चलेगा। अब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद P5 जो है उसका सिर्फ 1 सेकेंड रह गया, लिहाजा P5 1 सेकेंड चलेगा। ठीक, बताने का मकसद कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन भी हो सकती है, और इसका मतलब ये है कि अगर सेम प्रायोरिटी के दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो उनके लिए आप टाइम क्वांटम डिफाइन कर लेते हैं, और अगर कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो वो फिर पूरा टाइम चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है या नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है तो आप क्या कहेंगे? प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे स्टॉप हो रहा को है, यस। दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, काफी मतलब इंटरेस्टिंग भी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ये। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, मजे का है। मजे का है, मैं एग्री करता हूँ, इंटरेस्टिंग भी है। सही। अब उसके बाद एक और टाइप की शेड्यूलिंग है, ठीक है। वही वाली बात जैसे आपने अभी मैसेज में भी पूछा कि क्या दो टाइप की शेड्यूलिंग जो है वो सेम मतलब एक ही एल्गोरिथम में यूज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हाइब्रिड का नाम सुना है, मतलब जिसमें दो स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके, क्योंकि देखिए हम वो लोग हैं, कंप्यूटर साइंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जी हमेशा सिर्फ एक टेक्निक जो है, ऑब्वियसली उसके कुछ कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम एक से ज़्यादा टेक्निक्स को मिला के, यानी अगर दो टेक्निक्स में दो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और हम उनको यूज़ करना चाहें तो हम उन स्ट्रैटेजीज को मिला के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज मल्टी लेवल क्यू। अच्छा, अब इसका भी एवरेज वेटिंग टाइम और क्या कहते हैं वेटिंग टाइम और ऑफ एवरी प्रोसेस वो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि P4 का वेटिंग टाइम क्या है? 0, 0। P2 का वेटिंग टाइम? 7। नो मैम, मैम 7। मैम इसको निकालना पड़ेगा। निकालें।
चले ये आप निकाल लीजिएगा और फिर मुझे बताना है, ठीक है। मैं ये आज ये स्लाइड्स खत्म होनी चाहिए, ठीक है। निकाल लोगे? यस मैम, कर लेंगे। यस मैम। निकाल के फिर मुझे बताना है, ठीक है। अब इससे अगली स्ट्रैटेजी जो है दैट इज मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू आपके पास विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हैव सेपरेट क्यूज फॉर ईच प्रायोरिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टी लेवल क्यू है इसका मतलब ये है कि आप क्या करें कि प्रायोरिटी 0 के तमाम प्रोसेसेस, और अगर आप कहते हैं कि एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो वो तमाम थ्रेड्स आप एक क्यू के अंदर रख लें। प्रायोरिटी 1 के तमाम थ्रेड्स या तमाम प्रोसेसेस आप दूसरे क्यू में रख लें। प्रायोरिटी 2 के तमाम थ्रेड्स या तमाम प्रोसेसेस आप एक क्यू में रख लें। यानी जितनी प्रायोरिटीज आप डिफाइन करते हैं उतने ही आपके पास क्यूज होंगे और हर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है वो अलग क्यू में होगा, ठीक है। तो दिस इज मल्टी लेवल क्यू विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हैव सेपरेट क्यूज फॉर ईच प्रायोरिटी, ठीक है। यानी हर प्रायोरिटी के लिए एक सेपरेट क्यू होगा। शेड्यूल द प्रोसेस इन हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं कि जो प्रोसेस जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्यू है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद उससे लो प्रायोरिटी वाला क्यू, उसके बाद उससे लो प्रायोरिटी वाला क्यू। एक और, अब जो मल्टी लेवल क्यू है प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड अपॉन प्रोसेस टाइप। जो प्रायोरिटीज दी जाती हैं वो दी जाती इस मल्टी लेवल क्यू के अंदर प्रायोरिटीज जो दी जाती हैं वो प्रोसेसेस को उनकी टाइप की बेसिस पे दी जाती है। यानी जो रियल टाइम प्रोसेसेस होंगे उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट मीन्स 0 प्रायोरिटी। फिर सिस्टम प्रोसेसेस उनकी प्रायोरिटी 1, फिर इंटरैक्टिव प्रोसेसेस प्रायोरिटी 2, फिर बैच प्रोसेसेस प्रायोरिटी 3 एंड सो ऑन। मतलब जो सेम टाइप के प्रोसेसेस होंगे उनकी एक तो ये कि वो जो जिनकी प्रायोरिटी सेम होगी वो सेम क्यू में होंगे, और उसके अलावा ये कि जो प्रोसेस की टाइप होगी उसी की बेसिस पे वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो सेट होगी, ठीक। उसके बाद आपके पास है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। एक तो सिर्फ मल्टी लेवल क्यू था जिसमें आपने कहा हर प्रायोरिटी के लिए आपने क्यू डिफाइन किया। अब जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है, प्रोसेस कैन मूव बिटवीन वेरियस क्यूज। यानी आप ये कर सकते हैं कि आप एक प्रोसेस को डिफरेंट क्यूज में मूव करवा सकें, ठीक है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आपके नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं। फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, हर क्यू के अंदर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होगा। मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, कब आपने एक प्रोसेस को एक क्यू से निकाल के दूसरे क्यू में डालना है। एंड मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू डिमोट अ प्रोसेस, मेथड यूज टू डिटरमिन व्हिच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर when that process needs service. Aging can be implemented using multi-level feedback queues. एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। आपके पास 3 क्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल Q0, Q1 और Q2। Q0 के अंदर आप राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं विद 8 मिली सेकेंड्स। Q1 के अंदर आप जो राउंड रॉबिन यूज कर रहे हैं विद टाइम क्वांटम 16 मिली सेकेंड्स, और Q2 के अंदर आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब जो सबसे यानी कि जब आपके पास प्रोसेस आएगा तो वो पहले 8 सेकंड्स जो है वो उस क्यू में यानी Q0 में होगा, ठीक है। और उसको टाइम क्वांटम असाइन होगा 8। अगर वो 8 सेकंड्स में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा कि उस प्रोसेस को मूव कर दिया जाएगा इस क्यू के अंदर, Q1 के अंदर। Q1 में उस प्रोसेस को फिर टाइम क्वांटम दिया जाएगा 16। अगर वो उस 16 टाइम यानी 16 सेकंड्स में भी कंप्लीट नहीं होता तो फिर उस प्रोसेस को इस क्यू में यानी Q1 में भेज दिया जाएगा, जहां पे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी शेड्यूलिंग कैसे होगी, अ न्यू प्रोसेस एंटर्स अ क्यू Q0 व्हिच इज सर्व्ड इन राउंड रॉबिन। यानी वो सबसे पहले Q0 में आएगा, उसको 8 milliseconds असाइन होंगे। इफ इट डज नॉट फिनिश इन 8 milliseconds द प्रोसेस इज मूव टू Q1, ठीक है। At Q1 job is again served in our round robin and receives 16 additional milliseconds. If it still does not complete, it is preempted and moved to Q2, ठीक है।
और वहाँ पे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे एग्जीक्यूट होगा, यानी जो प्रोसेस पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा। और इस तरीके से आपका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो काम करता है। ठीक ठीक है, यस मैम, समझ आ गई। ठीक। उसके बाद हमारे पास अब ये तो बात हो गई कि जी आपके पास सिंगल प्रोसेसर था या और उस पर आपने प्रोसेसेस को शेड्यूल करना था। फिर अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे प्रोसेस की, बट आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ अब जो दौर है इसमें जो प्रोसेसर्स आपके पास अवेलेबल हैं और जो प्रोसेसेस आपके पास अवेलेबल है वो सिर्फ यानी कि सिर्फ मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करते बल्कि मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जिनके थ्रेड्स मल्टीपल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन द यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स व्हेन थ्रेड सपोर्टेड थ्रेड्स शेड्यूल्ड नॉट प्रोसेसेस। अगर कोई प्रोसेस या अगर कोई सिस्टम थ्रेड्स को सपोर्ट करता है तो फिर हमेशा थ्रेड्स शेड्यूल होते हैं, प्रोसेस शेड्यूल नहीं होते, क्योंकि एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, फिर उन थ्रेड्स की शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो थ्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो अगर मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट हो रही है, ठीक है, और एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो फिर उन थ्रेड्स की शेड्यूलिंग जो है वो करनी पड़ती है। Many to one and many to many model thread library schedules user level threads to run on lightweight process। अब ये भी आपको पता है कि जहाँ पे many to one का सिस्टम हो, यानी एक कर्नल थ्रेड्स के साथ मल्टीपल यूजर थ्रेड्स हैं या मल्टीपल यूजर थ्रेड्स के साथ मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स मैप है, तो वहाँ पे आपकी जो है ना थ्रेड लाइब्रेरीज को यूजर थ्रेड्स को इस तरीके से शेड्यूल करना पड़ता है, मतलब यूजर थ्रेड्स को शेड्यूल करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल यूजर थ्रेड्स कर्नल थ्रेड्स के साथ मैप हो रहे हैं। ठीक है, अगर वन टू वन हो फिर तो मसला नहीं है, आपको पता है कि उस पर्टिकुलर यूजर थ्रेड के लिए एक ही कर्नल थ्रेड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मल्टीपल यूजर थ्रेड्स के लिए एक कर्नल थ्रेड या मल्टीपल यूजर थ्रेड्स के लिए मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स हो, तो ऑब्वियसली फिर ये जो है उसके लिए वो क्या करता है, उसको शेड्यूल करना पड़ता है यूजर थ्रेड को कि कौन सा यूजर थ्रेड इस वक्त कर्नल थ्रेड को यूज करेगा या कौन से कर्नल थ्रेड को यूज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर लाइट वेट प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, अब इसके लिए नोन एज प्रोसेस कंटेंशन स्कोप, सिंस शेड्यूलिंग कंपटीशन इज विद इन द प्रोसेस एंड टिपिकली डन बाय अ प्रायोरिटी सेट बाय द प्रोग्रामर। अब इसके लिए आपके पास एक चीज है प्रोसेस कंटेंशन स्कोप और दूसरा है सिस्टम कंटेंशन स्कोप। प्रोसेस कंटेंशन स्कोप का मतलब ये है कि जो आपकी शेड्यूलिंग है वो विद इन अ प्रोसेस होगी, यानी एक प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स हैं उनके दरमियान शेड्यूलिंग के वो किस तरीके से कर्नल थ्रेड के साथ मैप होकर उसे यूज करेंगे। और ये जो है वो कौन से थ्रेड को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी और कौन से को कम दी जाएगी, और ये डिसाइड करता है प्रोग्रामर यानी आप लोग। अब कर्नल थ्रेड शेड्यूल्ड ऑन अवेलेबल सीपीयू इज सिस्टम कंटेंशन स्कोप। अब अगर आप कर्नल थ्रेड की बात करें तो वो जो कंटेंशन यूज करते हैं वो सिस्टम कंटेंशन स्कोप यूज करते हैं, और इनमें जो कंपटीशन होता है वो अमंग द थ्रेड्स इन सिस्टम, जो सिस्टम के थ्रेड्स होते हैं उनके दरमियान कंपटीशन होता है कि किसने शेड्यूल होना है और एग्जीक्यूट होना। ठीक है, तो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप में कंपटीशन विद इन अ प्रोसेस होता है, और सिस्टम कंटेंशन स्कोप में जो कंपटीशन है वो विद इन अ सिस्टम होता है, यानी एक सिस्टम पे जो थ्रेड्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन होता है कि कौन सा पहले शेड्यूल होगा और कौन सा बाद। pthread शेड्यूलिंग, pthread हमने पहले भी बात की थी कि API अलाउज स्पेसिफाइंग आइदर प्रोसेस कंटेंशन स्कोप और सिस्टम कंटेंशन स्कोप ड्यूरिंग थ्रेड क्रिएशन। ये API बेसिकली जब आप थ्रेड क्रिएट करते हैं उस वक्त आपको अलाउ करती है कि आप स्पेसिफाई कर दें कि आपका जो थ्रेड होगा वो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप में होगा या सिस्टम कंटेंशन स्कोप। ठीक है, और इसके लिए यानी एक यूज होता है pthread स्कोप प्रोसेस schedules thread ECS scheduling, दूसरा pthread scope underscore system schedules thread using system contention scope scheduling, can be limited by operating system. Linux and Mac operating system only allow pthread scope, यानी Linux और Mac जो है वो सिर्फ system contention scope को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे
ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो सिस्टम और प्रोसेस दोनों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एपीआई है, इसमें यूज हुआ हुआ है सिस्टम कंटेंशन स्कोप और प्रोसेस कंटेंशन स्कोप, आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन मल्टीपल सीपीयूज आर अवेलेबल। अब अभी तक तो हमने ये बात की थी जी सिंगल प्रोसेसर है और उस पर आपने मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना है या फिर आपने मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाना है। पहले मल्टीपल प्रोसेसेस आपने देख लिया, ठीक है, उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन और जो जितने प्रोसेस वो एल्गोरिथम्स थे वो आपने देख लिए। फिर उसके बाद आपने बात की जी मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए आपके पास सिस्टम कंटेंशन स्कोप है, प्रोसेस कंटेंशन स्कोप। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग के। अब आपके पास प्रोसेसर्स भी एक से ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली अब जब आपने प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है तो आपकी जो शेड्यूलिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। कौन से प्रोसेस को किस पे शेड्यूल करना है, और मतलब उन प्रोसेस में अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो फिर शेड्यूलिंग कैसे होगी। तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू दी सिंगल प्रोसेसर शेड्यूलिंग। मल्टी प्रोसेस में बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर्स, या ऐसा हो सकता है कि आपके सीपीयूज मल्टी कोर हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मल्टी थ्रेडेड कोर्स हों, या फिर ये हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सिस्टम्स हो, या फिर ये हो सकता है कि हेट्रोजेनस मल्टी प्रोसेसिंग हो। अब मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग की अगर आप बात करें, तो इसके अंदर आपके पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इज वेयर ईच प्रोसेसर इज सेल्फ शेड्यूलिंग। मतलब समझा देती हूँ आसान अल्फाज में, अगर आप सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, सिमेट्री का मतलब पता है ना एक जैसा, इसका मतलब ये है कि आपके तमाम प्रोसेसर्स के पास इक्वल राइट्स हैं और हर प्रोसेसर जो है वो सेल्फ शेड्यूलिंग है। दैट मीन्स कि उसके पास जब कोई प्रोसेस आएगा तो मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर प्रोसेसेस वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसने अपने प्रोसेसेस को कैसे शेड्यूल करना है। ऑल थ्रेड्स में बी इन अ कॉमन रेडी क्यू, और इसमें अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो वो तमाम थ्रेड्स जो हैं वो कॉमन रेडी क्यू में होंगे। फिर जिस प्रोसेसर के, क्योंकि तमाम प्रोसेसर्स के पास इक्वल राइट्स हैं, तो कोई भी प्रोसेसर जो है वो थ्रेड जो है वो रेडी क्यू से उठा सकते हैं, तो इनका रेडी क्यू जो है वो कॉमन होगा। ईच प्रोसेसर हैव इट्स ओन प्राइवेट क्यू ऑफ थ्रेड, या ये होगा कि हर तमाम थ्रेड्स के लिए एक ही रेडी क्यू अवेलेबल होगा, या फिर ये होगा कि हर प्रोसेसर के लिए अपना एक प्राइवेट क्यू होगा। अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि अगर कॉमन थ्रेड्स सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है ना, आपके पास तमाम प्रोसेसर्स के पास इक्वल राइट्स हैं, लिहाजा एक कॉमन रेडी क्यू बना लिया। ठीक है, अब अगर इस प्रोसेसर के पास मतलब ये प्रोसेसर खाली है और एग्जीक्यूट करवा सकता है, तो ये इस रेडी क्यू से थ्रेड उठाएगा और उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, इसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम प्रोसेसर्स के पास इक्वल राइट्स हैं। फिर ये वाला भी उसी रेडी क्यू से नेक्स्ट थ्रेड उठाएगा और एग्जीक्यूट करवा लेगा, ये भी थ्रेड उठाएगा और एग्जीक्यूट करवा लेगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हर कोर यानी हर प्रोसेसर का अपना एक क्यू मौजूद हो। ठीक है, और वो जो है वो अपने क्यू से थ्रेड उठाए और उसे एग्जीक्यूट करवा ले। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें ये हो सकता है जैसा कि आपको एग्जाम्पल में भी नजर आ रहा है कि अगर आप कोर 0 देखें तो उसके अंदर जो उसके रेडी क्यू में थ्रेड्स हैं वो 4 हैं, जबकि कोर 1 के रेडी क्यू में थ्रेड्स जो हैं वो 2 हैं, और कोर n जो है उसके रेडी क्यू के अंदर थ्रेड्स जो हैं वो 3 हैं। यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, किसी के पास बिल्कुल काम नहीं है, और किसी के पास मीडियम काम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। Recent trend to place multiple processor cores on same physical chip। अच्छा, आजकल आपको पता है कि ये चीज़ चलती है कि एक चिप के अंदर मल्टीपल कोर्स जो हैं वो कहते हैं अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब
फास्टर एंड कंज्यूम। अच्छा, अगर एक चिप के ऊपर मल्टीपल कोर्स अवेलेबल होना तो ये ज़्यादा यानी कि ज़्यादा फास्टर होती है, ठीक है, और कम पावर कंज्यूम करती है। मल्टीपल थ्रेड्स पर कोर also growing takes advantage of memory stall to make progress on another thread while memory retrieve happens। ठीक है, अब अगर एक ही चिप है तो ऑब्वियसली उनकी स्विचिंग भी जो है वो कम टाइम लेगी, ठीक है, और यानी कि एक टाइम पे अगर साइकिल कंप्यूट हो रहा है फिर उसके बाद उसका जो है वो मतलब मेमोरी स्टॉल होगा, फिर साइकिल कंप्यूट होगा, फिर मेमोरी स्टॉल होगा, और ऑल्टरनेट ये काम चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर मल्टी थ्रेडेड मल्टी कोर सिस्टम हो, each core has greater than one hardware thread. If one thread has a memory stall, switch to another thread. अब आप देखो कि आपके पास अगर दो कोर्स अवेलेबल थे तो थ्रेड वन जो है एक टाइम पे मेमोरी स्टॉल है और दूसरी टाइम पे कंप्यूटिंग कर रहा है, ठीक है, और दूसरे कोर पे थ्रेड जीरो जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है। फिर इसी तरह आपके पास मल्टी थ्रेडेड मल्टी कोर सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी अगर एक प्रोसेसर है उसके ऊपर 4 कोर्स अवेलेबल हैं, आप कहते हैं क्वाड कोर सिस्टम है, और ये भी हो सॉरी क्वाड कोर सिस्टम है जिसमें आपके पास क्या कहते हैं उसे 4 कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नीचे वाले में ऑक्टा कोर है। ये नीचे वाला जो है वो एक ऑक्टा कोर है, मैं भी यही देख रही हूँ कि उसके आगे उसने क्वाड कोर लिख दिया, हालांकि ये ऑक्टा कोर है। On a quad-core system with 2 hardware threads per core, the operating system sees 8 logical processors। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर हम ये कहते हैं ना, बेसिकली अवेलेबल फिजिकली वो है ऐसे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 थ्रेड्स पर कोर एग्जीक्यूट हो रहे हो, ठीक है, यानी कोर 0 के ऊपर जो थ्रेड हार्डवेयर थ्रेड। जी मैम अभी ये मीटिंग बिल्कुल लेस देन 1 मिनट रह गया, तो जो न्यू मीटिंग होगी हम लोग विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है मैम। फिर